आपका स्वागत है SW कक्षा में। आज हम फिजिक्स का जो फर्स्ट चैप्टर है वैद्युत आवेश व वैद्युत क्षेत्र उसके अंकित प्रश्न करेंगे। उससे पहले हम तीनों डेरिवेशन कर चुके हैं, अक्षय स्थिति, निरक्षय स्थिति और एक समान वैद्युत क्षेत्र वाले तीनों डेरिवेशन कर चुके हैं। तो मैं इन्हें कुछ हिस्सों में बांट रहा हूँ, जिससे पहले उन डेरिवेशनों पर आधारित जितने भी प्रश्न होंगे उन्हें करेंगे, फिर बाद में गॉस की प्रमेय, गॉस के जितने भी डेरिवेशन होंगे उनके क्वेश्चन आंसर करेंगे और उन डेरिवेशनों को करेंगे। तो उस क्वेश्चन में से हम इन डेरिवेशनों पर आधारित हम एक क्वेश्चन पिछली वीडियो में कर चुके हैं। अगर नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में और पुरानी फिजिक्स की वीडियो जो हैं उनके सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हैं या आई बटन के थ्रू भी देख सकते हैं। तो हम इसलिए इसका 1.3 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 1.1 आसान है, उसी बेस पर हो जाएंगे 1.2 भी। अब 1.3 करते हैं, ठीक है। इसमें 1.3 में क्या कहा गया है, यहाँ पे इन्होंने KE/GME/MP बराबर बोला है। पहले पार्ट में कहा है कि इसे ऐसा सिद्ध करो कि इसकी कोई विमा नहीं होती। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कि इसका जो अनुपात का मान है, इनकी वैल्यू रख के क्या आता है वो निकालो। तीसरे में इसका अर्थ बताना, मतलब सिंपल में कि इसका मीनिंग क्या है, अनुपात में कि क्या है। अब देखो यहाँ पे ये गुरुत्वाकर्षण का अगर 11वीं में फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक गुरुत्वाकर्षण के बल का फॉर्मूला होता है G बराबर F बराबर G m1m2/r²। वहां से तो ये G लिया गया और M का मतलब है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, P का मतलब है प्रोटॉन का द्रव्यमान, E का मतलब यहाँ पे आवेश है और K जो लिया गया है कूलाम के नियम का है, जिसे हम कह सकते हैं नियतांक है यहाँ पे। अब हम इन सबको करते हैं कि कैसे कैसे इनकी विमा निकाली जाती है और कैसे क्या करते हैं। तो देखो अगर मैं सीधा E की बात करूं, E का मतलब होता है आवेश। तो आवेश का जो मात्रक होता है वो होता है, मात्रक होता है E का, आवेश का मात्रक सीधा सीधा कूलाम होता है, जिसे हम C से दिखाते हैं। और यहाँ पे है E²। तो सीधा अगर हम देखें तो E² इक्वल्स टू इसका मात्रक क्या हो गया, विमा, और उसे हम थोड़ा ब्रैकेट में लिख देते हैं तो वो हो गया C²। अब आती है बात इस K की कि K का मात्रक कैसा है, कि कैसे निकालें। वैसे मुझे डायरेक्ट याद है, मैं लिख सकता हूँ, पर मैं एक बार बता देता हूँ, अगर ना भी याद हो तो कैसे निकाला जाएगा। भाई जैसे कूलाम का नियम है, कूलाम का नियम हमने पहले वीडियो में भी देखा था किस तरीके से निकालते हैं। तो वहाँ पे एक फॉर्मूला था F बराबर K Q1 Q2 बाय में r²। अब देखो इस K की भी यहीं से निकल जाएगी, और हाँ K की मैंने सोचा चलो K की वैल्यू निकाल लें हम। देखो जिसकी भी मैं निकालनी है उसे छोड़ के बाकी सब उधर भेज दो, F r² Q1 Q2 इस तरीके से आ गया। अब K है, K यहाँ नियतांक है, F का मतलब होता है न्यूटन बल। तो बल का जो फॉर्मूला है अगर मैं उसे भी निकालूं तो लेंथ हो जाएगा। हम सीधा सीधा बता देते हैं, जो बल की विमा होती है वो होती है mLT-2 ये होती है, क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है बल का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो द्रव्यमान का मतलब m और त्वरण का मतलब LT-2। अब r है, r जो है यहाँ पर दूरी, दूरी कैसी भी हो, चाहे व्यास हो, त्रिज्या हो, जिसमें ऊंचाई हो, कुछ भी हो, जहाँ पर भी हमें दूरी का पता चलता है तो उसे हम L से दिखाते हैं दूरी की विमा को। और यहाँ r² है तो ये हो जाएगा L², ठीक है। इसी तरीके से Q1 क्या है, यहाँ पर Q1 भी आवेश है, तो इसका भी C² सीधा सीधा ये हो गया। तो यहाँ से K की ये विमा निकल के आ गई, E की हमें यहाँ से पता चल गई पूरे E² की। और अब हमें G का निकालना है। G का कैसे निकालेंगे, G की विमा कैसे निकालेंगे, तो देखो उसके लिए तुम्हें गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला याद होना चाहिए। गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो था वो था कि F बराबर G m1, यहाँ पे MEP दे रखा तो मैं उसी के अकॉर्डिंग कर देता हूँ, MP/r²। बिल्कुल इसी तरीके से निकलेगा। अब G का निकालना है, इसे यहीं छोड़ दो, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाओ। तो G F r²/ME और MP G। देखो F का जो बल है उसकी विमा होती है mLT-2, दूरी की फिर से L² आ गई, और M का मतलब है यहाँ पर द्रव्यमान। तो द्रव्यमान की जो विमा होती है वो होती है M। तो इसकी भी M होगी, इसकी भी M होगी, तो सीधा सीधा क्या हो गया m²। ये होगी तुम्हारी G की, ठीक है। हम K की भी निकाल चुके हैं, इसकी भी निकाल चुके हैं, E की भी निकाल चुके हैं, और M और MP के अगर हम देखें तो वो भी यहाँ से निकल के आ गया। अगर मैं लिखूँ तो ME और MP की जो विमा आई वो निकल के सीधा सीधा क्या आ गई, m² आ गई।
तो अब हम उसे उठा के इसमें, इन सभी बीमा को उठा के इसमें रखेंगे, ठीक है। अब इसमें रख के देखेंगे बीमाहीन आते हैं या नहीं। बीमाहीन का मतलब जब ये सारी एक दूसरे को क्या करे, कैंसिल कर दे या इसकी वैल्यू एक तरीके से 1 आ जाए तो उसे हम बीमाहीन बोल देंगे। अब देखते हैं क्या होता है जब हम इस मात्रक में इसमें रखते हैं। के की बीमा रखो, ये भी एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर और अपॉन में सी स्क्वायर, ये रख दी मैंने के की। ई स्क्वायर ऊपर है तो इसके गुलाम का जो स्क्वायर आएगा वो आ जाएगा ऊपर। अब एम ई एम पी कहाँ पे लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं नीचे। तो जी की रखो पहले। जी की अगर मैं लिखूँ, मैं इस पूरी वैल्यू को नीचे रखूंगा तो ये पलट जाएगा, यानी कि ये वाली बीमा ऊपर जाएगी और ये वाली नीचे। तो कहने का मतलब ये एम स्क्वायर तो रखा जाएगा ऊपर और ये जो इसका बड़ा वाला पोर्शन था ये आ जाएगा नीचे, एम एल टी माइनस 2 और साथ में एल स्क्वायर। अब बचा क्या, अब नीचे एम ई एम पी आ रहा है जिसकी हमने निकाली एम स्क्वायर। अब यहाँ पे हम ये बराबर का साइन लगा देते हैं इस तरीके से। तो देखो क्या कैंसिल होगा, सी स्क्वायर वाली बीमा से सी स्क्वायर कैंसिल, एम स्क्वायर वाली से एम स्क्वायर, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर और पूरे एम एल टी माइनस 2 से ये खत्म। तो यहाँ पे कोई भी बीमा नहीं बची, या हम सीधा बोल सकते हैं ये आ गया 1। तो हम कह सकते हैं कि ये एक बीमाहीन है। अतः करके लिखनी होती है एक लाइन, अतः के ई स्क्वायर अपॉन में जी एम ई और एम पी एक बीमाहीन है, बीमाहीन राशि है। तो इसका ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। बात है हम इसके सेकंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका मान निकालना है कि क्या होता है के ई स्क्वायर अपॉन जी एम ई एम पी। तो कैलकुलेशन करने से पहले देखो क्वेश्चन में अगर नहीं भी दिया हो इनकी वैल्यू, वैसे जहाँ तक मिलेगी, नहीं भी दी हो तो ये ऐसी वैल्यू होती है जो हमें 10th या 11 12 से सीधा डायरेक्ट याद करवाई जाती है, क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे के की वैल्यू होती है, हमने गुलाम के नियम में पढ़ी थी, 9 × 10 की पावर 9 होती है, ठीक है। और ऐसे ही इसका मात्रक अगर हम देखें तो अभी हमने निकाला था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर निकाला था, ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखें कि ई क्या है, भाई ई का मतलब आवेश होता है, तो आवेश की वैल्यू रटाई जाती है 1.6 × 10 की पावर -9 गुलाम। अब ई 2 बार दे रखा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा पूरे का। फिर जी जो है, जी आता है तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। हाँ 2 द्रव्यमान आते हैं तो इसलिए केजी स्क्वायर। इसका अगर अभी फॉर्मूला लिखा था जैसे F बराबर GM1 M2 बाय में R स्क्वायर, तो जब हम इसका निकालेंगे तो इसकी वजह से तो केजी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी वजह से मीटर स्क्वायर और इसकी वजह से न्यूटन, इस तरीके से निकल जाएगा। अब यहाँ पे बची किसकी वैल्यू बची यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की। तो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10 की पावर -31 kg होता है। अब अगर हम देखें प्रोटॉन द्रव्यमान, तो प्रोटॉन का द्रव्यमान Np बराबर 1.66 × 10 की पावर -27 kg होता है। अब क्या इन सभी को इसमें पुट करना है और इसकी वैल्यू निकालनी है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा। और फिजिक्स में ऐसी ही कैलकुलेशन आगे और बढ़िया तरीके से मिलने वाली है, तो डरने की जरूरत नहीं है। अब देखो के की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर 9 × 10 की पावर 9, साथ में इसका स्क्वायर 1.6 × 10 की पावर -19, मैं स्क्वायर ना लिख कर 2 बार लिख देता हूँ इसे, 10 की पावर -19 अपॉन में जी की वैल्यू है 6.67 × 10 की पावर -27 × 10 6.11 इंटू यहाँ पे एम ई की वैल्यू हमने लिखी 9.1 × 10 की पावर -31 इंटू में 1.66 × 10 की पावर -27। अब देखो इसे जब हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हम इनकी जो 10 की पावर है इसे सोल्व करेंगे, बाद में देखेंगे। अगर हम पॉइंट भी हटाना चाहें तो इस वाले से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, इस तरीके से हटा सकते हैं। और अब पहले हम कैलकुलेट करते हैं इसे, 10 की पावर 9 है और ये 10 की पावर 19 है और ये भी 19 है। पहले यहाँ से अगर 9 को सब्ट्रैक्ट जब ऐड करते हैं इनटू में, तो ये बचेगी 10 की पावर -10, ये बची 10 की पावर -10 बची।
यहाँ पे 10 की पावर -19 है, तो जब ये इंटू में ऐड हो जाएंगी तो ये कुल मिला के हो जाएंगी 9 इंटू 1.16 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -29। तो ऊपर अभी ये बना फिलहाल। अब नीचे चेक करें तो नीचे देखो ये 11 हो गया, ये ऐड हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 42 हो गया। 42 में -27 जोड़ोगे तो ये हो गया तुम्हारा 959। तो नीचे होगी 10 की पावर 69 बैठेगा। 42 4 हाँ 69 बैठेगा। और यहाँ पे आ जाएगा 6.67 इंटू 91 इंटू 1.66, ये यहाँ पे बचा। अब देखो जब ये ऊपर जाएगी ये हो जाएगी प्लस की, सीधा सीधा 10 की पावर प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की। तो 69 में से जब 29 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 40। तो यहाँ पे 10 की पावर ऊपर जो बचेगी वो बचेगी 40, वो भी प्लस की। ठीक है, तो यहाँ पे ये बचा। अब हम सोल्व करने की कोशिश करेंगे इन सबको पॉइंट हटा के। फिर पहले यहाँ से एक पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ से 2 पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 10 की पावर 2 आएगी, यहाँ से बात 3 होगी 43, तो ऊपर होगी 10 की पावर 43 होगी सीधा सीधा। ऊपर बचा 9 इंटू और 16 एक 16 ये बचा हुआ है और एक 16 ये बचा हुआ है। और नीचे क्या क्या बचा 667 बचा, 91 बचा और 166 वाली मल्टीप्लाई करके दिखाता हूँ कि कैसा हुआ। कि अगर हम 16 की 16 में मल्टीप्लाई करें तो क्या होता है 36, 3 को इधर लिखो 6 12 और 3 15 और एक एकम 1 और 2। तो 16 की 16 में करूँगा 256 आ गया। इसमें 9 की इंटू कर दो साथ के साथ, तो 5 45 45 5 50, 5 हो गए 9 दूनी 18 18 और 5 हो गए तुम्हारे 23। तो ऊपर आ गया 2304। अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ यहाँ पर 234 इंटू 10 की पावर 4 3। इसी तरीके से नीचे जो आएगा वो आ जाएगा 100,75702। इस तरीके से नीचे आ जाएगा। तो हमें टेबल नहीं आता, मतलब इतनी को करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक तरीका कर सकते हैं कि जैसा हमें पता है कि पॉइंट के बाद अगर 3-4 काफ़ी डिजिट लिखे होते तो हम पॉइंट के बाद 2 डिजिट ले लेते हैं, ज़्यादा 3 ले लेते हैं डिवाइड करने के लिए। तो ऐसे हम यहाँ करेंगे। अब देखो अगर मुझे यहाँ पॉइंट लाना है तो पहले गिनो 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इसे अलग लिख के दिखाऊँ तो इस तरीके से लिखा हुआ 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है। तो पॉइंट अगर यहाँ मुझे पॉइंट लाना है तो पॉइंट लाने के लिए हमेशा इधर की तरफ हमें डिवाइड करना होता है। तो यहाँ पर मैं 10 की घात 7 से क्या करूँगा डिवाइड, तब जाके ये 1.0075 और 702 बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा जब ये चीज़ लिखूंगा, जैसे ये लिख भी दिया मैंने 0075702 इंटू 10 की पावर 7। अब ये क्वेश्चन उठेगा कि यहाँ पे तो मैंने डिवाइड करा 10 की पावर 7 से, यहाँ इंटू में क्यों लिखा। तो ये इसलिए लिखा गया है जिससे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ और कैंसिल करके ये वही की जो ये डिजिट है ये की यही बनी रहे, तो ये संतुलित करना भी होता है साथ के साथ। तो हम इंटू करूँगा तो ऑटोमेटिक इधर खिसकी हुई मानी जाएगी, मतलब ये अब भी ऐसा ही लिखा हुआ। अब ऐसे मैं यहाँ पे करूँगा। अब यहाँ पे अगर मुझे पॉइंट यहाँ के बाद यहाँ लाना है 2 के बाद, तो सीधे सीधा है 10 की घात 2 से इंटू करना है इसमें, मतलब डिवाइड करना और संतुलित के लिए इंटू करना। 23.04, तो यहाँ पे 10 की पावर 43 और साथ में 10 की पावर 2, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे इसको इंटू करके, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 3 डिजिट चाहिए होते हैं या 2 डिजिट। तो मैंने अपनी सुविधा के लिए ये ले लिया। ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी माइनस की। अब देखो जब मैं इसको इससे डिवाइड करता हूँ अब आसानी पड़ेगी, तो इसका डिवाइड करके आ रहा है यहाँ पे आंसर सीधा सीधा 22.87। ये कैलकुलेशन हम पहले ही करके रख चुके हैं, ये ध्यान रखना आपको करनी होगी 22.87। अब हम क्या करेंगे, इसकी जो ये पावर थी इसको सोल्व करेंगे। ये 45 होगी, 45 में से जब हम 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा भाई 40 में से 2 38, सीधा सीधा यहाँ पे 10 की पावर बचती है 38। यहाँ आ गया आंसर। अब यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं, अगर मान लो इस पॉइंट को इधर खिसकाना हो तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे या इंटू करेंगे, सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर हम इंटू करते हैं तो ये राइट साइड पे जाएगा पॉइंट, तो हमें यहाँ पे डिवाइड करनी होती है। फिजिक्स में वैसे यहाँ पे भी छोड़ दोगे तो भी मार्क्स पूरे मिलने हैं, पर लगभग फिजिक्स का और केमिस्ट्री का एक ही होता है कि एक नंबर के बाद पॉइंट ला के छोड़ो तो और भी अच्छा बेटर होता। तो अब हम इस पॉइंट को जब इधर लाएंगे तो जैसे यहाँ क्या था ऐसे डिवाइड करना होगा। एक पॉइंट लाना है यानी कि 10 से डिवाइड करना है।
तो हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड भी करेंगे और संतुलित के लिए ऊपर 10 से इंटू भी करनी पड़ेगी, जैसे यहाँ पे मैंने बताया था। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो सीधा सीधा ये तो हो जाएगा 2.287। तुम्हारी मर्जी है पूरा लिख दो या 2.28 तक छोड़ दो, मार्क्स नहीं कटेंगे। अब यहाँ से ये इसमें ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगी 10 की पावर 39। अब यहाँ पे इसकी मात्रक क्या लिखे, तो पहले पॉइंट में हम बता चुके विमाहीन है तो इसका कोई मात्रक नहीं लिखा जाएगा, ना न्यूटन ना केजी, कुछ भी नहीं। तो ये इसका आंसर है। थर्ड पार्ट में हमें इसका ke²/GMEP और MP का अर्थ बताना। अर्थ का मतलब केवल कुछ लाइनें लिखनी है कि इसका मीनिंग क्या है। तो लाइनों में देखो, अगर मैं जी की बात करूँ तो जी एक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, कैपिटल जी, जैसा कि अभी इसके फर्स्ट पार्ट करते समय बता रहा था। और एम इलेक्ट्रॉन, ये ई का मतलब इलेक्ट्रॉन है और पी का मतलब प्रोटॉन है। तो यहाँ पे तुम्हें केवल 2 लाइन ये लिखनी होगी कि ये जो अनुपात है ये गुरुत्वाकर्षण के बल का अनुपात है, या ये कह दो कि ये वैद्युत बल का अनुपात है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में आकर्षण प्रतिकर्षण का बल लगता है, कोई सा भी लग सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड है। तो उसकी वजह से कह देंगे कूलाम का नियम या फिर वैद्युत बल कह दो। और गुरुत्वाकर्षण इसलिए कह सकते हैं कि कैपिटल जी आ रहा है और M1 M2 आ रहा है एक तरीके से। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि इस अनुपात का अर्थ है गुरुत्वाकर्षण बल या फिर वैद्युत बल, ये इस अनुपात का मतलब है। तो यहाँ पे ये तीनों पार्ट हो जाते हैं खत्म। क्वेश्चन नंबर 1.5। अब 1.4 इसलिए नहीं करा गया, अगर तुमने पिछली वीडियो देखी होगी और उसकी थ्योरी सारी याद कर ली होंगी या समझी भी होंगी, तो उस पर ही आधारित 1.4 क्वेश्चन है जो आसानी से तुम कर लोगे उस थ्योरी के बेस पे। अब जो क्वेश्चन नंबर 1.5 है, ये इस तरीके का क्वेश्चन हर बार एग्जाम में देखा जाता है। इसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, कभी वर्ग की जगह आयत या कुछ भी हो, पर इस तरीके का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस आराम से ठंडे दिमाग से समझे, चाहे वीडियो की लेंथ जो है वो थोड़ी लंबी हो जाए, पर इसको समझे क्योंकि इस पर ही आधारित मेन क्वेश्चन है। ये एक्सरसाइज की जान होती है ऐसे क्वेश्चन। अब इसमें क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि एक वर्ग है, उस वर्ग के जो शीर्ष हैं ये कोने हैं, इन कोनों पर आवेश रखें जो इस तरीके से है, एक पे 2 माइक्रोकूलम का, एक पे -5 का है, एक पे 2 का है, एक पे 5 का, इस तरीके से रखे गए। और उसका जो मध्य बिंदु है, उस मतलब विकर्ण से कटने वाला मध्य बिंदु, उस पे 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। तो हमें क्या करना है, और इसकी भुजा की जो साइड है वो भी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। और हमें ये बेसिक चीज भी पता होता है कि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं और उसके जो विकर्ण होते हैं वो भी बराबर होते हैं, चाहे उसे मध्य बिंदु से नाप लो चाहे उसकी पूरी लेंथ नाप लो। अब यहाँ पे इन्होंने कहा गया साफ साफ क्वेश्चन में कि इस पर मध्य बिंदु से लगने वाला बल निकालना है, यानी कि ये डी पे कितना लगाता है ये बल निकालो। अगर हम बिल्कुल फिजिक्स की बात करें तो जब ओ डी पे बल लगाएगा तो हम इसे FOD बोलेंगे एक तरीके से, ठीक है, ये डी पे लगाएगा इस तरीके से, और ओ बी पे बल लगाएगा तो इसे हम बोलेंगे FOB। अब देखो हमें नहीं पता ये प्लस का माइनस का आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है, सीधा सीधा वैद्युत बल। अब ये OC पे लगाएगा तो इसे हम कह देंगे FOC, और जब O इस पे A पे लगाएगा तो हम इसे बोल सकते हैं FOA। इस तरीके से हमें सारे बलों का मान निकालना होगा। तो इसे करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया, तो हम पहले जो क्वेश्चन की तरीका होता है वो आपको एग्जाम में इस तरीके से करना है कि जो जो चीज़ें हमें दी हैं वो सब लिखनी होती है, दिया करके गिवन में जो भी सारी चीज़ें दे रखी है वो लिख दो। उसके बाद मैं इसलिए थोड़े सा शॉर्ट मारूंगा जो डायग्राम में दिखा दिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो विकर्ण है इसका एक त्रिभुज ये बना रहा है, एक त्रिभुज ये बना रहा है, मतलब इसमें त्रिभुज है, तो मैं कोई सा भी एक त्रिभुज ले लूँगा। जैसे त्रिभुज ले लिया मैंने ABCD, ये क्या है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। उससे मैं पहले सबसे पहले इसकी लेंथ निकाल दूंगा पूरी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से जो कि होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, इस तरीके से। अब देखो कर्ण क्या है, कर्ण इसकी ये वाली साइड है जिसकी हमें वैल्यू नहीं पता, हम सीधा सीधा AC का स्क्वायर लिख देंगे। और लंब क्या है, इसमें लंब है, ये कितनी दे रखी है जी, 10 दे रखी है, 10 का स्क्वायर। और ये कितनी दे रखा है, आधार 10 दे रखा है। तो सीधा सीधा ये हो गया तुम्हारा 100 इसका आएगा, 100 इसका आएगा, तो हम इसे कह सकते हैं 200 हो गया। अब स्क्वायर जब इधर जाएगा तो ये रूट बन जाएगा, रूट 200। तो देखो इसमें से
100 को जब इंटू करूंगा तो 10 बन के बाहर आ जाएगा, 2 नहीं आएगा तो हम उसे लिख देंगे √2 इस तरीके से। तो इसे थोड़ा सा अगर सही लिखने के लिए ऐसे लिख देंगे। तो AC की वैल्यू आ गई 10√2, सेंटीमीटर में दिया तो हम बोलेंगे सेंटीमीटर। अब जो ये लेंथ आई है पूरे की आई है, तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मध्य बिंदु से ज्ञात करना। तो हमेशा याद रखना जो ये पूरा विकर्ण होता है मध्य बिंदु से नापो तो वो आधी में डिवाइड हो जाता है। मतलब अगर इसकी लेंथ 6 है तो वो 3 हो जाएगी, 5 है तो 2.5 हो जाएगी। तो इसी तरीके से जो ये AC है, अगर मैं यहाँ पे निकालूं OA निकालूं तो OA जो आएगी इसकी आधी करके आएगी, 2 से डिवाइड करके। तो सीधा सीधा हम कह देंगे OA बराबर 5√2 सेंटीमीटर। OA की भी 5 आ गई, ऐसे ही OC की भी यही आएगी सेम, क्योंकि बराबर होती है। ऐसे ही OB की भी आ जाएगी, सेम यही आएगी, और OD की भी यही आएगी। यानी कि बीच की दूरी जो होगी वो चारों की इक्वल होगी। करेंगे सबसे पहले इसका जब मैं बल का फॉर्मूला लगाऊंगा तो FOA बराबर आएगा। तो कूलॉम के नियम को अगर याद दिलाया जाए तो वर्ड से वो होता है 1/4πε0K Q1 × Q2 बाय में R²। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ Q1 का मतलब ये होता है 1 माइक्रो, तो 1 माइक्रो जो होता है वो होता है 10⁻⁻6 के बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे 1 × 10⁻⁻6, और यहाँ पे इंटू 2 लिखा है, Q2 जो है वो 2 है तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 अपॉन में यहाँ पे देखो ये R² है, R का मतलब है 5√2 दूरी। अब हमेशा याद रखना जब हम फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं आंकिक, तो वहाँ पे SI यूनिट ली जाती है, SI मात्रक। तो SI मात्रक लेते हैं तो यहाँ पे सेंटीमीटर में दे रखा हुआ है, तो हमें ये मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो जब 100 सेंटीमीटर का होता है तो 5√2 को जब हम बदलेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ लिखेंगे ऐसे 5√2 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो अब देखो FOA ये 6 12 में से भाई 9 गए, तो यहाँ पे आ जाएंगे तुम्हारे 3, तो 10 की घात बचेगी यहाँ पे -3, और 9 दूनी को साथ साथ करेंगे तो ये आ गया 18। जब मैं इस 5 का स्क्वायर करूँगा 25 आएगा, √2 का स्क्वायर 2 आएगा, जब इंटू करूँगा तो 50 आएगा, और जब 100 का स्क्वायर करेंगे तो इसकी हो जाएगी 10 की घात 4। अब इसे यहाँ लाऊंगा, सबसे पहले यहाँ उठा के लाऊंगा तो ये हो जाएगी माइनस की, और फिर इसे उठा के ले जाऊंगा ऊपर तो ये हो जाएगी प्लस की। तो ये प्रोसेस ऊपर ले आने का हो गया सीधा सीधा। तो FOA बराबर, तो यहाँ पे घात बचेगी 18/50 × 10⁻⁸ 4 में से 3 गए 1। अब अगर मैं इसे भी सोल्व करना चाहूँ 50 × 10, तो ये सीधा सीधा खत्म। तो 5 से जब डिवाइड करेंगे तो 5 × 15 3 पॉइंट, और फिर तुम्हारा बचेगा 18 में से 15 के 3 और 5 छंग 30, तो 3.6 न्यूटन FOA आ जाएगा। तो यानी कि O के द्वारा A पर लगने वाला बल आ जाएगा 3.6 न्यूटन। इस O से B की तरफ लगने वाला बल हम सीधा सीधा कह सकते हैं FOB। देखो यही कूलॉम का नियम है, तो सीधा सीधा 9 × 10⁻⁹ आ गया। यहाँ पे 1 माइक्रो कूलॉम है तो 10⁻⁻6 आ गया। अब आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 5 10⁻⁻6, और जो इसकी बीच की दूरी का स्क्वायर है इसी तरीके से आएगा 5√2 अपॉन में 100 का स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ से माइनस का 5 हटा रहा हूँ, मतलब माइनस हटा रहा हूँ 5 नहीं, क्यों? क्योंकि बल होती है एक सदिश राशि। सदिश राशि जो होती है वो कभी भी माइनस प्लस के आधार पर ना तो जुड़ती ना घटती, उसको केवल हम दिशा के आधार पर देखते हैं। अगर दिशा सेम है तो जुड़ेंगी, दिशा विपरीत है तो घटेगी। जैसे यहाँ दिशा विपरीत है तो इसमें से ये वाला बल घटेगा, ये दिशा विपरीत है तो इसमें से ये वाला बल घटेगा, इस तरीके से। अगर ये एक ही लाइन पे दिशा होती, मतलब ये भी इधर, तो जुड़ती। तो इसलिए हम यहाँ पे माइनस के साइन क्या करेंगे, छोड़ेंगे, जैसे अक्षय निरक्षय वाले डेरिवेशन में हम कर चुके हैं। अब देखो FOB 9 पंजे 45, यहाँ से जब करूँगा तो 12, और ये आ जाएगा सीधा सीधा 10 की घात 3। अब ये देखो जब ये वाला सोल्व करा था तो आ गया था 50, और 10 की घात आई थी 4, जो ऊपर जाकर प्लस की होगी थी, प्रोसेस बताया था। तो सीधा सीधा ये हो जाएगा 10 की घात 4 यहाँ पे हो जाएगा, और ये आ जाएगा 50, और ये माइनस की आई थी, ये आएगी माइनस की। तो यहाँ से देखो इससे ये कैंसिल कर दूंगा तो ये बचेगी 3, और 3 में 3 जोड़ूंगा, मतलब ये 3 प्लस की माइनस की कैंसिल, तो यहाँ बचेगा सीधा सीधा 5 × 45 9 न्यूटन। तो FOB पर लगने वाला बल हो गया ये। अब इसी प्रकार हम यहाँ पे इसी प्रकार अभी सदिश राशि के बारे में जैसे जिक्र करा था, तो यहाँ देखेंगे ये पूरा विकर्ण है, तो इधर जो बल लगेगा वो इधर बल लगेगा,
बस फर्क क्या होगा कि पहले बता देते हैं लिख के कि FOD पे बल कितना आएगा, ये आएगा 9 न्यूटन। अगर हम देखें FOC पे कितना आएगा, तो FOC पे उतना आएगा जितना FOA पे आया था, वो आया था तुम्हारा 3.6 न्यूटन। अब यहाँ पे जैसे सदिश राशि है, हम सदिश राशि को दिशा के आधार पर देखेंगे, तो देखो ये इसके विपरीत है, तो हम कह सकते हैं FOA माइनस FOC, तो 0 आ जाएगा, 0 न्यूटन, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे यहाँ पे FOCB और FOD, ये भी घटेगी क्योंकि विपरीत है, तो जितना इधर आएगा, जैसा आया था 9 उतना इधर आएगा, तो 9 माइनस 9 भी कितना आ जाएगा, 0 न्यूटन। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मध्य पर केंद्र में जो आवेश रखा है, ये किसी पे कुछ भी बल नहीं लगा रहा है, ये संतुलित में है, तो ये अतः करके लिखना कि मध्य बिंदु इस पे रखे शीर्ष के आवेशों पे कोई बल नहीं लगा रहा। अब देखो इनके सेम अगर क्यों है, क्यों लिए गए ये सेम, क्योंकि देखो यहाँ पे भी -5 का है, यहाँ पे माइनस का, वैल्यू दोनों की सेम है, तो भाई जो इधर लगाएगा 9 का उतना ही इधर लगेगा। ऐसे यहाँ पे ये दोनों वैल्यू सेम थी, इधर 3.6 न्यूटन का था तो इधर भी 3.6 न्यूटन का था, इस तरीके से। और ऐसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि लगभग इस तरीके का क्वेश्चन हर बार आता है, रूपरेखा और डिजिट चेंज हो जाती है।